नमस्कार साथियों, आप सोचेंगे कि ये कौन सा समय है लाइव आने के लिए, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जिस विषय पे आज बात करने जा रहे हैं हम, वो विषय उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, और भ्रष्टाचार भी ऐसा जिस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन कब तक दबाओगे, कैसे दबाओगे? हम खड़े हैं तुम पर सवाल उठाने के लिए। तो भाजपा वालों, ये तो बताओ कि जो आज मुख्यमंत्री नहीं है, आज उसको बचाने के लिए जिस मुख्यमंत्री को हटाया गया आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि TSR-1 त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसी को बचाने चले हो। उसको बचाने के लिए आखिर इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? और दूसरी तरफ एक विधायक है, निर्दलीय विधायक खानपुर का, जिसको एक ब्लैकमेलर पत्रकार के रूप में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता था, जिसको कांग्रेस पार्टी या भाजपा सभी ब्लैकमेलर बताते थे, जिसके रिश्ते बड़े करीब के हैं उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। पुष्कर सिंह धामी जी की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी बताएं कि वो अपने मित्र को बचाने के लिए आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मैं शुरू करना चाहूंगी अपनी उस बात को, जैसे आप देखें कि एक केस आता है, और वो केस कहां से आता है? वो बात आती है सीधे झारखंड से। झारखंड का एक व्यक्ति बताता है कि जिस वक्त मुख्यमंत्री बन चुके थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये सारे खुलासे वो तब करता है। वो क्या कहता है? वो बताता है कि गौ सेवा रक्षक की नाम का एक समिति है झारखंड में, और इसी के नाम पे कुछ ब्राइबरी हुई। मतलब उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, मगर पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ। और पैसा किसके यहां ट्रांसफर हुआ? एक बैंक अकाउंट में, जिसे बताया गया हरिंदर सिंह रावत और उनकी पत्नी सविता रावत का। सविता रावत को यह बता दिया गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उनकी पत्नी की बहन थी। अब ये तो पता नहीं कि वो बहन थी या नहीं थी, लेकिन ये बात सामने आई कि वो उनकी बहन नहीं थी। सविता रावत जी उनकी बहन नहीं थी, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आया, और इसके तार जुड़ रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी छटपटाए और फड़फड़ाए और बहुत ही गुस्साए। उसके बाद जब वो इतना गुस्साए तो उन्होंने क्या किया? जिन पत्रकारों ने इस विषय को उठाया था, उनको घरों से ही उठा दिया। जी हां, घरों से उठा दिया। इसमें एक जो है वो तो भागे भागे फिरे इधर उधर, न जाने किधर किधर, और काफी दिन जेल में रहे। तो विधायक जो है उनका नाम था क्या आप जानते ही हैं? विधायक का नाम है उमेश कुमार। अब बने हैं वो विधायक, उस वक्त विधायक नहीं थे। मगर विधायक की अगर मैं बात करूं तो विधायक जो है, तो विधायक जो है उनके बारे में आपको बता दूं, उस वक्त वो विधायक नहीं थे, उस वक्त वो केवल पत्रकार थे। मगर पत्रकार होने के नाते अगर उन्होंने किसी चीज का खुलासा किया था तो कतई भी ये मतलब नहीं था कि उनको घर से उठा लिया जाता। मगर बहुत कुछ हुआ, और वो बताते भी हैं कि पता नहीं 70 दिन तक इधर से उधर रहे, जेल में भी रहे, और तमाम तरह की बातें बताते हैं। एक दूसरे पत्रकार थे शिव प्रसाद सेमवाल, जिन्होंने अपने वेब पोर्टल पे इस खबर को चला दिया कि इस तरह से बहुत सारा पैसा जो है, और देखिए कोरोना का समय शुरू हो चुका था, और खबर ये चली कि उन्होंने ये खबर चलाई कि कैसे बहुत बड़ा घूस जो है इन्होंने ली थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। जब ये खबर चली तो उसके बाद उनकी भी ढूंढ मची, मगर वो भागे भागे फिरे। उनकी, बल्कि मैं कहूं कि घर वाले जो हैं वो बहुत परेशान रहे, और किराए के मकान में रहते थे, जगह जगह वो भागते फिरे। हाँ, उमेश कुमार जी ने शायद उनकी तब मदद करी होगी, क्योंकि सब एक ही नाव में सवार थे। तीसरे वाले के बारे में बताती हूँ, उनका नाम है राजेश शर्मा।
पुलिस वाले आजकल तो भाई यहाँ पे गेस्टापो चलता है, न केजीबी चलता है, मगर भारत की पुलिस तो ऐसी न थी, मगर उत्तराखंड की पुलिस ऐसी ही हमेशा से थी। तो पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज उनके बच्चे तुरंत ही उसको डाल देते हैं आपके सोशल मीडिया पे, वो वायरल हो जाता है। इसलिए पता चल जाता है कि राजेश शर्मा जी को कहाँ ले जाया गया। क्राइम स्टोरी के राजेश शर्मा जी को घर से उठाकर थाने ले जाया गया और अच्छी तरह से उनके साथ मार पिटाई करी गई और इनह्यूमन तरीका, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी और तरह तरह की बीमारी थी, लेकिन उनको उठा के ले जाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। वो संघी जिसको मुख्यमंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको बनाया था मुख्यमंत्री किसने? वही जो देश को चला रहे हैं आज, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और ये भ्रष्टाचारी, एक भ्रष्टाचार हो तब तो मैं इनकी बात करूं। इन्होंने पहले पत्रकारों को घरों से उठाया, उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा, वो दौड़ते रहे, भागते रहे और आखिर में जाकर आपको बताऊं कि ये मामला जब उच्च न्यायालय में पहुंचा तो ऑब्वियस है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको क्लीन चिट मिली। क्यों? क्योंकि जो कानून लगाया गया था तीनों पत्रकारों पर वो था सेडिशन वाला केस। सेडिशन का केस उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार ने 3 पत्रकारों के ऊपर लगाई थी। ये मैटर जब माननीय उच्च न्यायालय गया या उच्चतम न्यायालय गया, ऑब्वियसली इट हैड नो लेग्स टू स्टैंड ऑन और केस जो है वो खत्म हुआ। परंतु इसमें एक बड़ी बात हुई, क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसलिए आपको बता दूं कि कोरोना के दौरान ही किस तरीके से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 काफी एक्टिव रहा। इस मैटर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सेडिशन का केस तो नहीं बनता, मगर साथ में कहा कि मुख्यमंत्री तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत ही संगीन है, सीरियस नेचर के हैं, इसलिए उनके विरुद्ध सीबीआई की जांच की जानी चाहिए थी। और यदि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से इस पूरे मैटर में ऑर्डर आया, तो ये जो रिट पिटीशन थी, ये उत्तराखंड का उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अलावा और भी इसमें पिटीशंस डाली गई थी। और इसका मैं आपको जो जरूरी पार्ट है वो बताना चाहती हूं, जिसमें लिखा था, in view of the nature of the allegations, this court is of the view that the CBI should be directed to lodge an FIR on the basis of allegations leveled in para 8 of the instant petition and investigate the case in accordance with law. और ये FIR दर्ज करने के लिए कहा गया था CBI को कि आप रजिस्टर करें FIR और उसके बाद उसमें एक्ट करें। फिर क्या हुआ? मगर भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होता है, अपने आप को बचाने के लिए इधर से उधर भागता है और भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। ये उनका अधिकार है, उनके पास ये रिकोर्स है, इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक एसएलपी दाखिल करते हैं और साथ में वो व्यक्ति हरेंद्र पवार वो भी एक एसएलपी दाखिल करते हैं। मगर मुझे बताइए कि अगर वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर फिर एक और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब की बार आरोप जो था वो उनके इंडस्ट्रियल एडवाइजर KS पवार पर लगे, वो भी सीधे आरबीआई ने लगाए। और जब ये आरोप उन पर लगे तो उसके बाद 2 महीने के बाद ये मैटर जो है, पहले तो ये मैटर विधानसभा में उठाया गया दिसंबर 2020 में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मंगलौर से, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका नाम है काजी निजामुद्दीन। उन्होंने जब ये मैटर को उठाया उसके बाद बवाल मचा और उसके बाद क्योंकि इतने सारे आरोप लग रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर, उनको बजट सेशन के दौरान जो गैरसैंण में चल रहा था, फरवरी 2021 में दिल्ली से बुलावा आया और उनकी कुर्सी छीन ली गई। यानी कि
भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है, जानता है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कोई ना कोई सच्चाई है, क्योंकि बिना आग के तो धुआं उठता नहीं, और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। अब आप मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उन्होंने एज अ मुख्यमंत्री इस एसएलपी को दाखिल किया, तो क्या आज उत्तराखंड की सरकार की नैतिकता ये उनको परमिट करती है कि वो आज भी उस एसएलपी को सरकार की तरफ से चलाए? जिस मुख्यमंत्री को पिछली वाली भाजपा की सरकार ने हटा दिया था, और अब ये नई वाली भाजपा की सरकार है जो पिछली की कंटिन्यूएशन ही है, लेकिन क्या उन्हें उस एसएलपी को कंटिन्यू करना चाहिए जिसका मामला त्रिवेंद्र सिंह रावत से पर्सनली जुड़ा हुआ है? और अगर ऐसा नहीं है तो धामी सरकार जान जाए कि वो भ्रष्टाचारी है। अगर गौ सेवा समिति झारखंड वाला मैटर देख लिया जाए, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत का निजी मामला है, मगर अगर इसमें भाजपा पार्टी बन रही है, क्योंकि सरकार पार्टी बन रही है, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी भाजपा सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये एसएलपी वापस इसलिए नहीं ली जा रही है। अब इसका एक दूसरा पक्ष आपको बताती हूं। इधर जो विधायक बन चुके थे अब तक जी, उनका नाम है उमेश कुमार, उनके ऊपर भी ये कार्यवाही हुई थी, लेकिन उनकी बनती नहीं होगी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, मगर वो पुष्कर सिंह धामी के बड़े गुणगान गाते हैं, और बड़े गुणगान करते करते वो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि बड़े बिल्कुल साफ छवि के धामी जी हैं, बहुत बढ़िया धामी जी हैं। और जब तक वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ही सही, मगर मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ हैं, तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन भाजपा के अंदर की जो गुटबाजी है, उसके कारण से भाजपा तार तार हो चुकी है। भाजपा गुट गुट में बट गई है, घुटती हुई भाजपा। और घुटती हुई भाजपा के इन गुटों में क्या हुआ? ऐसा दबाव पड़ा कि उमेश कुमार का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड तक में आ गया। और जो एसआई है अंकिता भंडारी केस का, मनोहर सिंह रावत, उसने उमेश कुमार की तस्वीर भेजी अंकिता भंडारी के दोस्त पुष्प को कि वो देखकर पहचाने कि कहीं यही तो नहीं है वो वीआईपी जिसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए बुलाया जा रहा था। इस पूरे मैटर में जो चीज सामने आई वो ये थी कि उमेश कुमार कमजोर पड़ता जा रहा था। उमेश कुमार विधायक, जिसको ब्लैकमेलर पत्रकार कहा जाता था, जिसके साथ 36 का आंकड़ा था, हरीश रावत जी की सरकार भी गिराने की कोशिश जो हुई थी वो इसी के द्वारा हुई थी। मगर उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को के साथ जो कुछ भी हुआ और जो मैटर इसने उनका खुलासा किया, उसमें भी इनके पीछे जब पड़ी पुलिस और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार, तो यही व्यक्ति थे। मगर 2022 में चुनाव लड़के ये विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद ऑब्वियस है कि ये गुणगान करते रहते थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। मगर पुष्कर सिंह धामी के ऊपर बहुत दबाव हुआ जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि उस एसएलपी को वापस लिया जाएगा जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने बचाव के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट किया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो उन्होंने एसएलपी दाखिल करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरे ऊपर सीबीआई जांच ना हो, यही तो कहा ना। तो सीबीआई की जांच उनके ऊपर क्यों ना हो? सीबीआई और ईडी क्यों बैठा है दिल्ली में, हर राज्य में जाता है, क्यों नहीं आता उत्तराखंड में? क्यों नहीं करता दूध का दूध और पानी का पानी? क्यों नहीं जांच बिठाई जाती त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड पर? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, इन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं। मगर आज वो एसएलपी जो दाखिल हुई थी और जिसको वापस लेने का निर्णय ले लिया था धामी सरकार ने, क्योंकि उनके दोस्त भी तो हैं ये उमेश कुमार, लेकिन उसके बाद पासा पलट जाता है। उमेश कुमार को उस जांच के दायरे में लाया जाता है जो अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ है, और उमेश कुमार के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है और भाजपा में फाड़ शुरू हो जाती है। भाजपा में इतने गुट हैं और धामी जी जानते हैं कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, दिसंबर तक रुकी है, नहीं तो जनवरी तक उनकी कुर्सी जा रही है।
क्योंकि वो जितना बिल्कुल नाकारे तो हैं ही, मगर भ्रष्टाचारियों के साथ वो मिले हुए हैं। मगर दूसरी तरफ वो जो हरिद्वार वाला गैंग है ना, वो हरिद्वार वाला पॉलिटिकल भाजपा का गैंग, वहां पे भी गुट बहुत है, लेकिन निशंक जी बैठे हैं और निशंक जी का खास आदमी आज धामी के ऑफिस में बैठा है, धामी को खबर ही नहीं है। और इसी कारण से धामी के ऑफिस में बैठा हुआ वो अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि उमेश कुमार उस जांच के दायरे में आ जाए जो अंकिता भंडारी से जुड़ा हुआ है। सब बिलबिलाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस एसएलपी को वापस लेने का जो फैसला है वो वापस ले लिया जाता है और कहती है सरकार हम एसएलपी वापस नहीं ले रहे। तो मुझे बताएं महेंद्र भट्ट जी, क्या एसएलपी जो आप वापस नहीं ली जा रही है ये भाजपा की कमजोरी नहीं है? क्योंकि आप एक भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी बन रहे हैं और आप इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन पर है भ्रष्टाचार के आरोप कि उन्होंने पैसा लिया था गौ सेवा समिति वाले मैटर में झारखंड में जब वे प्रभारी थे। मगर जो वो झारखंड में जब प्रभारी थे तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन पूरी सरकार अगर इसमें लगी है तो पुष्कर सिंह धामी जी, ये उत्तराखंड की धरती के पैसे हैं, उत्तराखंड की जनता के पैसे हैं जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस एसएलपी को लड़ने के लिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद क्यों नहीं लड़ सकते? त्रिवेंद्र सिंह रावत एक निजी एसएलपी क्यों नहीं दाखिल कर सकते? इसमें सरकार को एसएलपी दाखिल करने का क्या मतलब था? लेकिन इस एसएलपी के मैटर को अब एक नया मोड़ मिलता है, क्योंकि अब समझ चुके हैं निर्दलीय विधायक उमेश कुमार कि अगर मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे धामी जी, या धामी जी उनसे ऐसे करके रिश्ते तोड़ लेंगे जैसे पहले त्रिवेंद्र रावत ने किए थे, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत के भी करीब रहे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये होने वाला है तो खबर आई कि कहीं ना कहीं दोनों जो हैं अब मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समझौता करने को तैयार हो गए। लेकिन उमेश कुमार उस केस में अकेले नहीं हैं, उनके अलावा शिव प्रसाद सेमवाल हैं और शिव प्रसाद सेमवाल के अलावा एक और पत्रकार है राजेश शर्मा। इन दोनों पत्रकारों ने भी अलग अलग पिटिशंस दाखिल करी, अलग अलग ये जो मैटर्स है इसमें उनके नाम है, तो इनके अलग अलग पिटिशंस है। अब ये दोनों यानी कि शिव प्रसाद सेमवाल और राजेश शर्मा ये क्यों चाहेंगे कि इस केस को जो है अब वो खत्म कर दे, मतलब वो समझौता कर ले। समझौता अगर किसी को करने की इच्छा होगी तो वो उमेश कुमार जी को, और उमेश कुमार जी का एक मैटर आज सामने आया है जिसमें कमाल है कि उत्तराखंड विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष के मुंह पे ताला लगा हुआ है। आपको बता दूं कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से जुड़ी एक इलेक्शन पिटीशन है जो हाई कोर्ट ने आज जिसमें फैसला देते हुए कहा है कि ये मेंटेनेबल है, यानी कि ये पोषणीय है और अगले 3 दिन के अंदर गवाह और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये मामला क्या है? बहुत सीरियस मामला है। वही पत्रकार जिसको ब्लैकमेलर के नाम से बहुत समय तक जाना गया उत्तराखंड में, आज वे विधानसभा के एक सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं, तो वो विधानसभा के मेंबर एमएलए यानी कि विधायक हैं। उन पर आरोप ये है कि उन्होंने हलफनामे में बहुत ही गंभीर अपराध छुपाने की कोशिश करी, क्योंकि आप जानते हैं कि शपथ पत्र में आपको सब कुछ बताना होता है कि आपके ऊपर कितने केस हैं, क्या है। अब 19 नवंबर से हर रोज सुनवाई होगी और इस याचिका को दाखिल करने वाले 2 लोग हैं, एक वीरेंद्र चौधरी और दूसरी भावना पांडे। तो अब ये हो गया कि ये मैटर जो है डे टू डे हियरिंग होगी, इसमें ये मेंटेनेबल है। और इसमें जब सुनवाई में जब याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष आज रखा, तो अदालत ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि शपथ पत्र में तथ्य छुपाने से कनेक्टेड जो चुनाव याचिका मतलब जो होती है वो पूरी तरह से मेंटेनेबल है, कि आप उसमें कोई चीजें छुपा नहीं सकते। मगर ऋतु भूषण खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो चुप है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो एक केस होना चाहिए और जल्द वो केस होगा भी।
अब देखिए कि इस याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया था भावना पांडे और वीरेंद्र चौधरी की तरफ से कि उमेश कुमार ने चुनाव से पहले जो अपना शपथ पत्र दाखिल किया उसमें बहुत सारे गंभीर मुकदमे जो उमेश कुमार के ऊपर है वो सब छुपाए गए हैं, जिसमें दिल्ली से जुड़ा एक रेप केस बलात्कार का केस सबसे प्रमुख है। और ये कहा गया इस पेटिशन में कि उमेश कुमार पर 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, 25 से ज्यादा। ये भी कहा गया था कि उमेश ने जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें ये सारी की सारी चीजें छुपाई गई थी। और नैनीताल हाईकोर्ट में इसको मेंटेनेबल माना गया है। और ये जो याचिका है इसको खानपुर के एक व्यक्ति वीरेंद्र चौधरी ने दायर करी थी और भावना पांडे ने दूसरी दायर करी थी। इधर देखिए कि इसमें खानपुर के विधायक उमेश कुमार वही वाले उनकी विधायकी को चैलेंज किया गया था और इसीलिए उन्होंने इसको चैलेंज किया कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, मगर ये मेंटेनेबल है यानी कि पोषणीय है, ये माननीय उच्च न्यायालय ने आज कहा। अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर मैं उमेश कुमार की बात करूं तो इनको तड़ीपार भी करा गया था, तड़ीपार भी किया था निशंक जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय पर। और इसके अलावा जितने आपके राष्ट्रीय अखबार है, नेशनल पेपर्स, उसमें मतलब विज्ञापन भी छापे गए थे कि भाई इनको तड़ीपार कर दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ आपको मैं बता चुकी हूं कि क्या चीजें हुई। इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा करा गया और इन पर ब्लैकमेलिंग, दलाली, इन सब चीजों को लेते हुए आरोप लगाए गए थे। और इनको उस वक्त जब जेल में डाला गया था 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, मैंने आपको बताया ना कि क्या हुआ था 2020 में जब ये मैटर फिर उठा, मगर उस वक्त कोरोना चल रहा था। तो 2018 नवंबर में उमेश कुमार के ऊपर ब्लैकमेलिंग, दलाली वगैरह के आरोप लगाए गए थे और इनके ऊपर सेडिशन का केस लगा दिया गया था। उसके बाद जब इन्हें जेल में डाला गया तो उसमें ऐसे वायरल वीडियो भी जो है, ऑडियो जो है वो भी वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि सरकार को गिराने की कोशिश में बहुत सारे पैसों की बात हो रही थी और खास अधिकारी जो थे उसमें वो भी इन्वॉल्व थे। और इसके पहले आपको याद ही होगा कि ये वही व्यक्ति था जिसने हरीश रावत जी की सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश करी थी, मगर बाद में वो सरकार बच गई थी। तो अब उमेश कुमार के ऊपर ये वाला मुकदमा जो है वो चलेगा, डे टू डे चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये चलेगा 29 नवंबर से। इधर आज एक मैटर, आज तो नहीं अब तो कल हो गया क्योंकि मतलब टाइम निकल रहा है। तो कल क्या हुआ था 22 को, मतलब कल क्या हुआ था कि जब एसएलपी की सुनवाई आई तो बहुत सारी खबरें आई और एक खबर आई हिंदुस्तान टाइम्स में। लेकिन हिंदुस्तान में आने के पहले ये खबर आई थी livelaw.in पर और ये खबर है आज की। तो आज की ये खबर लिखी है रिंटू मरियम बीजू ने और इसमें हेडलाइन है will try to settle it. Complainant in corruption case against former Uttarakhand CM त्रिवेंद्र सिंह रावत informs सुप्रीम कोर्ट। कि मतलब जो कंप्लेनेंट है, जो याचिका करता है, और तीनों याचिका करता नहीं, केवल एक, वो एक याचिका करता यानी कि विधायक उमेश कुमार, बाकी दोनों नहीं। राजेश शर्मा पत्रकार नहीं, शिव प्रसाद सेमवाल जो उत्तराखंड क्रांति दल में है, आप पहले पत्रकार भी थे, वो भी नहीं। इसमें यह कहा गया कि नवंबर 22 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक प्ली को एडजर्न किया जिसमें तत्कालीन सीएम उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था कि उनके खिलाफ सीबीआई की जांच हो। तो किस बात से डरते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, किस बात से डरती है भाजपा? गुट गुट में बटी हुई भाजपा ये बता दे कि डरते क्यों है आप। इस मैटर में एफआईआर
दर्ज करने के आदेश दिए थे, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर क्या आरोप थे कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में पैसे लिए थे एक कैंडिडेट को गौ सेवा आयोग में मतलब अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए। और इसमें बताया जा रहा है कि उनके वकील जो है उमेश कुमार के, वो कपिल सिब्बल है। और ये कहा जा रहा है कि सीनियर, इसमें लिखा हुआ है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो रिस्पोंडेंट 1 उमेश शर्मा के लिए अपीयर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहता है, मतलब जो अभी सीएम है उनको नहीं, और हम कोशिश करेंगे कि सेटल हो जाए। और हम पुराने सीएम के साथ भी है, वो पार्टी नहीं थे पिटीशन में, और पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने कही कि हम प्रेस नहीं करेंगे इस मैटर को। और बेंच, ये लिखा हुआ है इसमें, मेरा कोई इसमें अपना मत नहीं, और मैं ये हिंदुस्तान नहीं, ये live.law.in का कोट कर रही हूं। इसमें कहा गया है कि कोई किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाह रहा है, और बेंच ने ये पूछा कि कुछ इक्वेशंस कुछ बदल गए हैं, और एक एडवोकेट ने कहा वो तो दैट्स द लॉ ऑफ लाइफ, जिंदगी का वो लॉ है, और वो अब सीएम नहीं है, ये कहा जा रहा है कि सीएम ने कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वेकेशन के बाद इस मैटर को लिया जाए, इसलिए सुनने में आ रहा है कि ये मैटर अब मोस्ट प्रोबेबली 4 जनवरी 2023 को आएगा। लेकिन इसके बाद जब ये मैटर उत्तराखंड की सुबह हुई और उत्तराखंड ने इसको हिंदुस्तान अखबार में देखा, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। उसके हिसाब से ये था कि कहीं ना कहीं उमेश कुमार अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, कर भी सकते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर धामी को अगर हटाया जाता है या धामी कमजोर हो जाते हैं तो इनको बचाने वाला तो वैसे ही कोई नहीं है। और दूसरी तरफ माननीय उच्च न्यायालय ने इनके खिलाफ भी एक आदेश दे दिया, तो इनकी विधायकी भी जा सकती है। ना जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, वो माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दबाव तो है ना। और तीसरा दबाव है अंकिता भंडारी केस में इनका नाम आना। उधर आपको मैंने बताया निशंक ने तड़ी पार किया, हरीश रावत की सरकार को गिराने की कोशिश करी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजद्रोह का मुकदमा किया। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें सीबीआई की जांच की संस्तुति अगर करी, संस्तुति क्या, सीबीआई जांच के आदेश दिए गए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो उस मैटर को लटका के रखा गया है तब से जब वे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, और अब जब उनके बाद देखा जाए तो तीसरे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके बाद तीरथ सिंह आए, फिर आपके धामी जी आए, और फिर दोबारा से चुनाव हुए और धामी जी फेल हुए, फिर उनको दोबारा से पास करवाया गया, तो तीसरे मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन फिर भी अगर इस मैटर में उनको बचाया जा रहा है तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भ्रष्टाचारी है और उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। और भ्रष्टाचार के मामले में जो सरकार कहती है, जो पार्टी कहती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस है, वो बता दे कि आपका जीरो टॉलरेंस कहां चला गया। आप तो जीरो टॉलरेंस नहीं दिखा रहे ना, अब आप इस मैटर में कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ उनके इस मैटर को अगर आप देख लीजिए, ये समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की तरफ से कोई बात नहीं आई, लेकिन उमेश कुमार विधायक ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है ये कहते हुए कि आप इन लोगों की बातों को मत मानिए, ये अखबार जो है ये विश्वास के लायक नहीं है। तो इन्होंने जो बात लिखी है मैं आपको वो भी बता देती हूं। इनका बड़ा अजीब सा कहना है, और ये क्या कह रहे हैं, जी इन्होंने जो बात कही है वो अजीब सी इसलिए लगती है क्योंकि ये कहते हैं कि इस तरह का जो ये अखबार है ये कैसी खबर छाप रहा है, और ऐसी खबर छापता है तो इन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो ये भी हैं, और अगर ये बैकफुट पे आ गए हैं तो ये बता रहा है
कि इनका इट इज पॉसिबल कि ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। तो क्या ये होना चाहिए? और क्या उत्तराखंड की भाजपा सरकार को त्रिवेंद्र सिंह रावत की एसएलपी को चलाना चाहिए? जनता के पैसों से आप इस केस को कैसे लड़ सकते हैं? ये सवाल है मेरा उत्तराखंड की सरकार से। आप जनता के पैसे से उस एसएलपी को कंटिन्यू करेंगे, उस केस को लड़ेंगे जिस केस का लेना देना सरकार से नहीं है। इस केस का लेना देना अगर किसी से है तो वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत से। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ये बताएं कि ये मैटर आपका पर्सनल है या राज्य का मैटर है? राज्य की सरकार, आपकी सरकार तो गिरी गई। आपकी सरकार गिराने का काम किसी पत्रकार ने तो किया नहीं। आपकी सरकार को गिराने का काम अगर किसी ने किया तो वो आप ही के प्रधानमंत्री, आप ही के नेता हैं जिन्होंने किया। इसलिए ये वाला केस अगर सरकार चला रही है तो उसके पैसे कहां से आ रहे हैं? वकीलों को पैसे कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? ये बताए धामी सरकार, ये बताए जेपी नड्डा जी, ये बताए महेंद्र भट्ट। केस किसका है? केस पर्सनल है। त्रिवेंद्र रावत के ऊपर पर्सनल आरोप लगे थे और उनके ऊपर जो आरोप थे वो सरकार के ऊपर आरोप नहीं थे। वो झारखंड में जो उनका कारनामा था, जो कृत्य था जिसमें उन्होंने घूस ली थी ऐसा कहा गया, ये उससे लेना देना था। तो उत्तराखंड की सरकार का इस मैटर से क्या लेना देना? जब वे मुख्यमंत्री थे तब समझ में आता है कि भाई उन्होंने अपना केस जो है उसमें एसएलपी दाखिल करी, वो मुख्यमंत्री है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो जनता के पैसे, उत्तराखंड के पैसे उत्तराखंड सरकार क्यों खर्च कर रही है? उत्तराखंड सरकार का क्या मतलब है इस मैटर में केस लड़ने का? फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम एसएलपी वापस ले रहे हैं, फिर एसएलपी नहीं लेते हैं। उसके बाद उमेश कुमार आते हैं। उमेश कुमार की बात ये आती है कि नहीं, मैंने नहीं कहा और ये अखबार झूठी खबर दे रहा है। तो उमेश कुमार विधायक ये बताए कि क्या आपके करीबी रिश्ते नहीं है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ? और क्या अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर दबाव नहीं है जिसके कारण उन्होंने एसएलपी वापस लेने के निर्णय को ही वापस ले लिया? अगर आपने कुछ पूछना है तो उनसे जाके पूछिए। और आपके ऊपर जो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आज आया है, कल आया है, जिसमें ये आज ही आया है सॉरी, जिसमें यह कहा गया है कि आपके ऊपर शपथ पत्र में तथ्य छुपाने वाले केस को चलाना एक मेंटेनेबल पिटीशन है, उसमें डे टू डे हियरिंग होगी 29 नवंबर से। उसका दबाव है ना आपके ऊपर, और आप कुछ भी कहिए दबाव तो है। उसके अलावा अगर एसआई मनोहर सिंह या इंस्पेक्टर जो भी है वो मनोहर सिंह अंकिता भंडारी हत्याकांड मैटर में आपकी फोटो भेजता है पुष्प को, जो अंकिता भंडारी का दोस्त है, तो क्या आप जांच के दायरे में नहीं आए? आपसे पूछताछ नहीं हुई? आपसे पूछताछ इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप पुष्कर सिंह धामी जी के दोस्त हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी जी के दोस्त ना होते तो अब तक आपको उठा भी लिया गया होता घर से और आपसे पूछताछ भी बढ़िया तरीके से हो चुकी होती। लेकिन साथियों, आप देख लीजिए कि ऋतु भूषण खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष है, इस मैटर में मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा उनके। क्यों बताऊं? क्योंकि ऋतु खंडूरी के ऊपर खुद एक आरोप मैं लगा रही हूं कि जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा उत्तराखंड में, विधायक बनी यमकेश्वर की 2017 में, फिर विधायक बनी उत्तराखंड में कोटद्वार से, उस वक्त उनका पता क्या था? उत्तराखंड नहीं था, उनका पता उस वक्त दिल्ली का आरके पुरम था। उन्होंने अपने शपथ पत्र में भी ये जानकारी दी थी कि वो कहां की रेजिडेंट है? दिल्ली की रेजिडेंट। चुनाव कहां लड़ रही है? उत्तराखंड में। मगर कमाल तो है उस रिटर्निंग ऑफिसर का जिसने यमकेश्वर के समय, चुनाव के समय में भी इसकी स्क्रूटिनी ठीक से नहीं करी, और उस ऑफिसर का भी, जो भी एसडीएम रहा होगा या जो भी रहा होगा, जिसने 2022 में भी स्क्रूटिनी ठीक से नहीं करी। और विधायकी तो इनकी भी जानी चाहिए, इन्हें तो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सरकार है और भ्रष्टाचार ही इनका सब कुछ है। इनकी किताबों में भ्रष्टाचार बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, इनकी आत्मा पर भ्रष्टाचार लिखा है, इनके दिमाग में भ्रष्टाचार चलता है, उनकी कलम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए चलता है। वीडियो को शेयर करिएगा
क्योंकि फेसबुक तो रोकेगा, क्योंकि भाजपा के विरोध में है, सरकार के विरोध में है। और आज उमेश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो केस वापस नहीं ले रहे, तो उनको बता दूं कि आज दबाव में चारों तरफ से, और अब दबाव इधर से भी बढ़ेगा। अगर आपने केस वापस लेना है, अगर समझौता करना है TSR 1 से, तो आप निजी तौर पर कर सकते हैं, हर एक के मैटर में नहीं। क्योंकि जो मैटर माननीय उच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कही, जब आपका केस आया कि नहीं तो बहुत सीरियस एलिगेशन इसमें, सीबीआई जांच होनी चाहिए, उससे आपका क्या लेना देना भाई? उसमें आप कौन होते हैं कहने के लिए कि आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? इसलिए उमेश कुमार जी, आपने तो अपना चरित्र ही दिखा दिया कि आपके ऊपर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। सच्चाई ये है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सचमुच में ये चाहते हैं एक कॉम्प्रोमाइज त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। क्यों? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, निशंक हो, हरीश रावत हो, सबके साथ इन्होंने ऐसे ही कारनामे करने की कोशिश करी। ये बात अलग है कि इस बार जो सच्चा मैटर था, उस मैटर को कमजोर करने की कोशिश आप कर रहे हैं। अगर आप इस SLP को खत्म करवाने में लगे हुए हैं कि हम केस ही नहीं करना चाहते, हम केस ही नहीं चलाना चाहते। आज शिव प्रसाद सेमवाल जो 3rd रिस्पोंडेंट है, उन्होंने कहा है कि मैं केस चलाना चाहता हूं। राजेश शर्मा जो क्राइम स्टोरी के जर्नलिस्ट है, उसके ओनर भी हैं, जिनके साथ बहुत बदतमीजी करी थी, पुलिस ने घर से उठा लिया था और सोचा था कि सैटरडे है, सैटरडे संडे पीटेंगे इसको। और मतलब उनको मैं कब से देख रही हूं, जब मैं छोटी थी तब से देख रही हूं, और तब से देख रही हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को उठा के ले जा रहे हैं तो उनको अगर दवाइयों की जरूरत है, दवाई देंगे। उनको दवाई तक नहीं दी जा रही थी। वो कह रहे थे कि मेरा ब्लड प्रेशर की मुझे प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे दवाइयां लेने दो, लेकिन नहीं, पुलिस उठा के ले गई थी। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये याद रखिए। आप भले ही सोच लीजिए कि इस वक्त कॉम्प्रोमाइज होगा, इधर वाले भी मिल जाएंगे और उधर वाले, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं। लेकिन कितने भी मिल जाओ आप, कितने भी रावतों को मिलवा लो, कितने भी निशंकों को मिलवा लो, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार के आरोपों में FIR दर्ज करवाओ, CBI की जांच करवाओ और बताओ कि कोई चोरी नहीं करी, कोई दुष्टता या धृष्टता या करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं किया। TSR 1 हिम्मत है तो कह के दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। नहीं कर सकते क्योंकि कमजोर दिल के होते हैं संगी, इसीलिए तो पत्रकारों को उठा रहे थे, क्योंकि डरते हुआ। और अगर डर नहीं है तो इस FIR को दर्ज करवाओ ना। और CBI की जांच से क्यों भाग रहे हो? क्यों चाहते हो कि ये SLP लंबी लटकी रहे ताकि मामला दबता चला जाए? भूल गए आप? एक पत्रकार मिल सकता है आपके साथ, सारे मिल जाएंगे क्या? और सारे मिल भी जाए तो क्या? रिट पिटिशन, जनहित याचिका जो है PIL, वो तो कोई भी डाल सकता है ना। अगर उत्तराखंड के पैसों को बर्बाद किया तो भी, क्योंकि केस को आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड की सरकार के माध्यम से, ये तो और भी बड़ा भ्रष्टाचार है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार भ्रष्टाचारी है। आप किसी के निजी मैटर को, जिसका उत्तराखंड की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आप उसको लड़ रहे हैं। आखिर कितनी बेशर्मी करोगे? आखिर कितना भ्रष्टाचार करोगे? महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष हो, कह रहे हो नहीं SLP वापस नहीं ली जा रही, कुछ तो शर्म कर लो, है कुछ तो शर्म कर लो। ये केस ना तो आपका है ना आपकी पार्टी से लेना देना है। ये केस त्रिवेंद्र सिंह रावत का निजी मामला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्यमंत्री नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के निजी मामले में उत्तराखंड की सरकार क्यों केस लड़ेगी? इस सवाल का जवाब तो दो। अगर है कोई जवाब महेंद्र भट्ट जी, अगर है कोई जवाब धामी जी, बताओ। और त्रिवेंद्र रावत जी आप बताओ कि आपका केस आखिर क्यों लड़े उत्तराखंड की सरकार? आप मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन आपकी सरकार तो गई ना, और आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, आपके ऊपर। तो इस SLP को आप पर्सनली दूसरी SLP दाखिल करो। इस SLP को आप उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्यों चलवाया जाना चाहते हैं? इसलिए भ्रष्टाचारियों की सरकार है साथियों, और समझ लीजिए कि इन भ्रष्टाचारियों के पास ना तो दिमाग है, ना इनसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि जिसके पास दिमाग होता है उसी से तो आप लड़ सकते हैं।
लेकिन ये सवाल अब बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचारी केवल अपने अपनों को बचाते हैं। जिसके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है उसके लिए कुछ नहीं बोलती विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलती कि ये तथ्य को क्यों छुपाया? अगर 25 केस ऐसे हैं कि आप बात आई है सामने कि आपने छुपाए हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष का काम नहीं है कि पूछेंगी। मगर विधानसभा अध्यक्ष क्यों पूछेंगी? क्योंकि उनको तो खुद ही खतरा है कि कहीं कोई उनके खिलाफ एक याचिका ना डाल दे। क्योंकि आपने अपने एफिडेविट में ये कहा था ना कि आप दिल्ली की वोटर हैं। आपने ये कहा था या नहीं कहा था कि आप दिल्ली की रेजिडेंट है? क्या आपका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसको आपने अब 2022 के चुनावों के रिजल्ट के बाद, जब मैंने इस मैटर को उठाया उसके बाद कटवाया आपने नाम? और ये तो बड़े दुख की बात है कि इधर वाले मिले हुए, उधर वाले मिले हुए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि गलत को गलत और सही को सही करो और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करो। ये सवाल तो मेरा उत्तराखंड की जनता से है। कैसे लोगों को चुनते हैं आप, जिन्हें केवल अपने ऊपर, अपने बारे में चिंता होती है? आपने कोई सवाल किया है? मैं सचमुच में सवाल नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं कि यहां पे चल क्या रहा है। कौन सा सवाल है जी? आलोचना, अच्छा जी, बताया ना। आप चाहते हैं कि कुछ ना करा जाए, आप चाहते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया है उसको दबा दिया जाए, ये चाहते हो? अरे बेशरम, कुछ तो शर्म करो। फर्जी लेकर ये चले आते हो अपनी आईडीज, 2-2 रुपए के ट्वीट वालों। जो सच है उसका साथ दो। अगर थोड़ी भी शर्म है तो सवाल करो कि भ्रष्टाचार के आरोप है तो सीबीआई की जांच से भागते क्यों हो? सीबीआई को कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डर क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है, क्यों डरता है, किससे डरता है? भ्रष्टाचार किया इसीलिए से तो डरता है। अगर डरता नहीं तो कहता है एफआईआर दर्ज करो, पूरी कार्रवाई करो। अरे सरकार पूरी तुम्हारी है, करा लो एफआईआर दर्ज और करा लो पूरी तहकीकात और देख लो। मैं बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल क्लीन इमेज का आदमी नहीं हूं, मैं क्लीन आदमी हूं, लेकिन इमेजेस पे चलते हैं ये और भ्रष्टाचारी हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और किसी भी हालत में हमें और खास करके उत्तराखंड की जनता को समझना होगा कि अगर अंकिता भंडारी को न्याय, केदार भंडारी को न्याय और तमाम हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप आवाज उठाएंगे। यूके SSS वाला मैटर देख लीजिए, एड इरिगेशन 228 को लेकर सिंचाई विभाग में 228 पद के लिए लड़ते हुए बच्चे जो धरना स्थल पे बैठे हुए देख लीजिए, कोई नहीं आता उनसे पूछने के लिए, और पूरी सरकार के पैसे लगते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसके केस को लड़ने के लिए। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा है। इसलिए कहती हूं अपनी आवाज को उठाओ और आंखें खोलो, आंखें खोलो। इस वीडियो को शेयर करो और साथ आओ ताकि भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई जा सके। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।